ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए G20 श्रम और रोजगार मंत्रियों की बैठक पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं आर्थिक विश्लेषक शुभमोय भट्टाचार्य जी। कार्यक्रम का संचालन कर रही हैं सोनू सूद। इंदौर में G20 देशों के श्रम और रोजगार मंत्रियों की बैठक को वीडियो मैसेज द्वारा संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि हम सभी को अपने कार्यबल को एडवांस टेक्नोलॉजी और प्रोसेसेस के उपयोग में कुशल बनाने की आवश्यकता है, क्योंकि मोबाइल वर्कफोर्स एक रियलिटी बनने जा रहा है। शुभमोय, आज जो ये मीटिंग हो रही है श्रम और रोजगार मंत्रियों की G20 देशों के, इसके क्या महत्व है और आपको क्या लगता है, क्या आउटकम्स आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं? G20 दुनिया के 19 सबसे ज्यादा बड़े जीडीपी वाले देश का एक मीटिंग स्थल है। 19 देश होते हैं और साथ में होता है यूरोपियन यूनियन। इन देशों का जो मीटिंग्स है, इन मीटिंग्स का कार्यक्रम ऐसा रखा गया है कि इन मीटिंग्स में हर साल देश के जो राष्ट्रप्रधान होते हैं वो शरीक होते हैं। जैसे हमारे यहाँ से प्रधानमंत्री, अमेरिका से अमेरिका के प्रेसिडेंट, और इनका बहुत सालों से ही इनके बीच में विचार है कि इनके जो अर्थनीतियों पर जो मूल विषय है, जैसे लेबर हो, एनर्जी, फाइनेंस, एनवायरनमेंट, इन सभी चीजों के ऊपर उनके जो टॉप डिसीजन मेकर्स हैं, उनकी भी इसी तरह से मीटिंग्स हो। ये G20 के कार्यक्रम के जरिए उनके बीच में जो डिसीजन है, डिस्कशन है, उनको एक स्थिरता लाया जाएगा। तो जैसे आज वर्किंग ग्रुप लेबर मिनिस्टर्स के श्रम मंत्रालयों का जो मंत्री हर देश के जो मिनिस्टरियल लेवल मीटिंग्स हैं, उनकी आज मीटिंग हो रही है और उसी पर हम लोग चर्चा करें। तो प्रधानमंत्री ने जो एक बहुत बड़ा मुद्दा उठाया वो था ग्लोबली मोबाइल वर्कफोर्स का। आपने एड्रेस में कैसे इसको पूरा किया जा सकता है, इसमें ज्यादा से ज्यादा हम सहभागी हो सकते हैं, स्किल डेवलपमेंट में कितने गैप्स हैं और कैसे उनको आपको लगता है कि पूरा कर सकती है भारत? दुनिया में श्रमिकों का जो तादाद है वो 21वीं सदी में आकर काफी बदल गया है, क्योंकि एक तरफ बहुत सारे तकनीकी बदलाव आए हैं, दूसरी तरफ श्रमिकों का जो चयन है, जिस तरह का कंपनियों में उनका कामकाज आजकल है, वो काफी बदल गया है 20वीं सदी से। अगर हम 20वीं सदी के हम देखें तो उस वक्त में होता था कि मशीन बहुत सारे होते थे एक फैक्ट्री में, उस फैक्ट्री में लेबरर्स काम करते थे और प्रोडक्शन होता था। आज वो दृश्य ऑलमोस्ट कहीं भी नहीं दिखता है। दुनिया में श्रमिक बहुत देशों में बट गए हैं। छोटे छोटे चीजों का इस्तेमाल, जिसे कहते हैं हम ग्लोबल सप्लाई चेन, उसके तहत वो कुछ कुछ चीजों पे काम करते हैं। बहुत सारे श्रमिक ऐसे भी हैं कि उनके जो श्रम है वो वर्क फ्रॉम होम ना हो, कम से कम वर्क डिस्ट्रीब्यूटेड वैसा भी होता है। फिर उनकी जो असेंबली लाइन प्रोडक्शन सिस्टम्स है, जिसके हम देखते थे और जिनका ही एक काफी प्रचलन था, वो बदल गया है। अभी श्रमिक अलग अलग छोटे छोटे ग्रुप्स में काम करते हैं। तो इन सब चीजों को देखते हुए जो मोबाइल श्रमिक की जो हम बात करते हैं, इसकी तब हमें इसमें समझ में आता है कि उसका मतलब क्या होता है। यानी कि वो श्रमिक आजकल जो एक ही जगह पे नहीं रहेंगे, वो अपने स्किल्स को लेकर, अपने तजुर्बे को लेकर वो एक जगह से दूसरी जगह, एक कंपनी से दूसरी जगह, और इसके चलते उनके साथ में उनकी जो वर्किंग की जो, जिसे हम कहें, उनके लिए जो मानदंड होना चाहिए, उनके लिए जो सेफ्टी स्टैंडर्ड्स होना चाहिए, इन सब चीजों में बहुत बदलाव आ जाता है। तो एक कहा जाता है शुभमोय, राइट मैन फॉर द राइट जॉब। ये बहुत जरूरी होता है कि एम्प्लॉयबिलिटी हो और आपकी सूटेबिलिटी हो जॉब के लिए। ये हम नेशनल लेवल पर तो करते हैं, क्या ये इंटरनेशनल लेवल पर भी किया जा सकता है? बिल्कुल, और साथ साथ से ये भी देखना चाहिए कि जो राइट मैन फॉर द राइट जॉब में एक बहुत बड़ा चीज जो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में खासकर भारत के लिए जो इम्पोर्टेंस रखता है, ये कि लोगों की अक्रॉस द बॉर्डर्स मूवमेंट। आप जानते हैं कि भारत में किन लोगों का भरमार है, लेकिन इनके कामकाज को दुनिया में इस्तेमाल करने के लिए सबसे बड़ा अंतराय ये है कि बहुत सारे देश ऐसे ऐसे नियम करके रखते हैं जिसकी वजह से देशों में कैपिटल का ट्रांसफर तो होता है अक्रॉस द बॉर्डर, लेकिन अक्रॉस द बॉर्डर लेबर का ट्रांसफर नहीं होता है। यानी कि श्रमिक का मूवमेंट, जिसे WTO पार्लमेंट में कहा जाता है मोड 4 मूवमेंट, उसकी मूवमेंट नहीं होती। और इस वजह से क्या होता है कि जैसे भारत जैसे देशों में बहुत सारे स्किल लेबर है। हम अगर टीचर्स की बात करें, नर्सेस की बात करें, माइनिंग सेक्टर में काम करने वाले लोग जो हैं, उनकी इन सब लोग हमारे पास बहुत है और दुनिया में इनकी जरूरत भी है। तो जो राइट मैन फॉर द राइट जॉब, जो उनको हम प्रस्तुत कर सकते हैं,
लेकिन नियमों का बाधाजाल इतना ज्यादा है कि बहुत सारे मुश्किलें रहते हैं इनको कामकाज में लाने के लिए, और ये ही हमारे लिए सबसे बड़ा एक प्रॉब्लम हो जाता है कि इनको हम कैसे काम में लाएं। तो एक जॉब मैपिंग जो होती है स्किल्स और क्वालिफिकेशन की रिक्वायरमेंट के आधार पर रोजगार की इंटरनेशनल रेफरेंसिंग शुरू करने के प्रयासों की आज प्रधानमंत्री ने सराहना की। आपको लगता है कि ये इंटरनेशनल रेफरेंसिंग से भी जो रोजगार सृजन है, जैसा आप कह रहे हैं कि अपॉर्चुनिटीज कई बार बाहर जाने की नहीं मिल पाती हैं, वो रास्ते खुल पाएंगे? जी, ये आपने बहुत सही कहा कि ऐसे इंटरनेशनल कामकाज में जाने की अगर हम नियमों को अगर सरल करके उनको हम उस तरीके में हम उनको सामने लाए तो हम बहुत फायदे हमारे देश को ही नहीं, ये फायदा दुनिया के लिए भी है। बहुत सारे ऐसे जगहों पे लेबर के शॉर्टेज के वजह से हम इंडस्ट्रीज का डेवलपमेंट नहीं देख पा रहे हैं और उन्हीं सारे देशों में प्रॉब्लम्स भी दिख रहा है। वो इंडस्ट्रीज तो ठप होके पड़ा हुआ है, वहां पे उस तरह के लोग हैं नहीं, तो उनको अगर काम में अगर लाना है तो निश्चित हमें जरूरत है कि वो इंडिया जैसे कंट्रीज से कि उनके फ्लोज को इजी किया जाए, उनका मूवमेंट को स्मूदन किया जाए, इसकी सबसे बड़ी जरूरत है। तो भारत ने कई प्रोग्राम शुरू किए हैं जो स्किलिंग से रिलेटेड है, जो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन से रिलेटेड है। जो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना है उसमें 12.5 मिलियन युवा प्रशिक्षण पा रहे हैं और वे उद्योगों की जरूरतों के हिसाब से प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। तो आपको लगता है कि ये जो एक कहीं की मुहिम चली है स्किलिंग की, इससे भारत भी अपनी जो साख है एज एक जहां पे प्रोफेशनल एजुकेशन है, वोकेशनल जो एरियाज है उसमें भी बहुत प्रोफेशनलिज्म है, वो साख हमारी बढ़ेगी? बिल्कुल, और साथ में बहुत सारे ऐसे जैसे आप देख रहे हैं आजकल बड़े शहरों में भी नहीं, मध्य लेवल के शहरों में भी एम्प्लॉयमेंट, ट्रेनिंग, बहुत सारे चीजों पे स्किलिंग किया जाता है। स्किलिंग की संभावनाएं हैं। साथ में ये एक बहुत बड़ा जो हमारे लिए सुविधा हो रही है कि इंटरनेट की वजह से बहुत दूर दराज के जगहों पर भी स्किल ट्रेनिंग दिया जा सकता है, टॉप क्वालिटी स्टेट ऑफ द आर्ट स्किलिंग दिया जा सकता है और दिया जा रहा है। तो इन चीजों को अगर हम ये जो सारे स्कीम्स चल रहे हैं, इन सारे स्कीम्स में काफी तेजी आ सकती है, काफी इनमें और भी ज्यादा इनका दायरा बढ़ सकता है अगर इन सारी चीजों पर ध्यान दिया जाए। तो आपको लगता है कि अभी जो चौथी औद्योगिक क्रांति का युग है उसमें टेक्नोलॉजी का जो एजुकेशन है उस पर बहुत ज्यादा ध्यान दिया जाना जरूरी है, न सिर्फ भारत में बल्कि सभी देशों में, ताकि जो कलेक्टिव प्रोडक्टिविटी है, कलेक्टिव आउटपुट है वो बढ़े? बिल्कुल, और आप देखेंगे इसमें एक बहुत बड़ा जिसे कहते हैं विन विन सिचुएशन हो सकता है कि भारत में अगर ट्रेनिंग सिस्टम वगैरह अगर विस्तार हो तो उस विस्तार की वजह से सिर्फ भारत में ही नहीं, उस ट्रेनिंग कैपेसिटी जो बढ़ेगी उसके वजह से हम जिसे कह रहे हैं ग्लोबल साउथ, यानी कि जो लेस डेवलपिंग कंट्रीज है, विकासशील देश है, इन सब देशों में बहुत फायदा हो सकता है कि उनके जो वर्कर्स हैं लेकिन उनके पास स्किल ट्रेनिंग देने की उनके पास जायजा नहीं है, उनके पास सुविधाएं नहीं है, पास कैपिटल नहीं है, उन सबको भारत में वो ट्रेनिंग दिया जा सकता है। और ये बहुत बड़ा जिसे कहते हैं एक फ्लो ऑफ बेनिफिशियल फ्लो रिसोर्सेज, यानी कि हम कैपिटल एड ना देकर हम सिर्फ लेबर को ज्यादा ट्रेनिंग देकर उनको डिफरेंट कंट्रीज में अगर हम इस्तेमाल कर सके तो इससे एक बहुत बड़ा क्रांति आ सकता है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 4 में। अगर आप सोशल सिक्योरिटी की बात करें, लेबर राइट्स की बात करें, जेंडर डिस्पैरिटीज की बात करें, क्या लगता है आपको इन एरियाज में कितनी प्रोग्रेस हुई है और आगे कितनी संभावनाएं हैं? इनमें सबसे बड़ा चीज यही है कि इन सब चीजों में अगर राष्ट्रीय समुदाय में अगर ये मान लिया जाए कि कुछ चीजें बिल्कुल ही सिमिलर रखा जाएगा। कैसे सिमिलर? जैसे आपने जेंडर की बात की, सोशल सिक्योरिटी की बात की है, इन सब स्टैंडर्ड्स में अगर एक समांतराल स्ट्रैटेजी रहे, एक समांतराल सिस्टम्स रहे, जैसे कि पेंशन फंड या प्रोविडेंट फंड में, तो लेबर के लिए बहुत बड़ा आसान बन जाता है उनको इन सब कामों में शरीक होना। अभी जैसे भारत और बहुत सारे देशों के बीच में अभी भी डिस्कशन चल रहा है कि हमारे जो पेंशन फंड सिस्टम्स हैं, उनके पेंशन फंड सिस्टम्स हैं, इन दोनों में हम गैप्स है, इस दरार को कैसे ठीक किया जाए, इस पर चर्चा हुई है, लेकिन ठोस कार्यक्रम नहीं बन पाया है। और के लिए G20 का ये जो माहौल है, ये बहुत बड़ा अच्छा माहौल है क्योंकि इसके जरिए अगर लेबर मिनिस्टर सारे देशों के, जैसे मैंने कहा 19 देशों के प्लस यूरोपियन यूनियन, अगर वो एकजुट होकर अगर बोले कि हम इसको मानते हैं कि जैसे खासकर ग्लोबल साउथ जैसे देशों में वहां पे जो स्टैंडर्ड तैयार किया जा रहा है उनको एक कॉमन स्टैंडर्ड, यानी कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड स्टैंडर्ड, बहुत से स्टैंडर्ड ऐसा ना बनाए, एक सहज स्टैंडर्ड अगर सेट किया जाए
उन स्टैंडर्ड्स के चलते लोगों के लिए बहुत बड़ा फायदा हो जाता है, लोगों के लिए एक बहुत सुविधा हो जाती है कि वो किस तरीके से अपना एक अक्रॉस द कंट्री अपने ही पेंशन फंड, अपने ही प्रोविडेंट फंड, इन सब चीजों को इस्तेमाल करते हुए एक देश से दूसरे देश में जा सकते हैं। श्रम और रोजगार जो एरियाज हैं, इसमें अगर ज्यादा इंटरनेशनल कोऑपरेशन बढ़ती है तो जो सरकार के ऑब्जेक्टिव्स हैं इन्वेस्टमेंट्स अट्रैक्ट करने की और देश में ज्यादा से ज्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज पैदा करने की, उस ऑब्जेक्टिव्स को हासिल करने में भी आसानी होगी। बिल्कुल, जितने लोग कामकाज में जुट जाएंगे देश में विदेशों में, एक देश से दूसरे देश अगर श्रमिक चल सकते हैं, अपने बेस्ट एफर्ट दे सकते हैं। आपने देखा है जैसे भारत में इंटरस्टेट माइग्रेशन हुआ है, भारत के जो दक्षिणी राज्य हैं, पश्चिमी राज्य हैं, यहाँ पर लोगों का तादाद कम है, लेकिन यहाँ पे इंडस्ट्रीज ज्यादा आए हैं और इन इंडस्ट्रीज में काम करने के लिए हमारे देश के जो लेबर सरप्लस स्टेट्स मैं कहूँगा, उन स्टेट से इतने सारे लोग आए हैं और इसका बेनिफिट मिला है उन राज्यों को जहाँ से लेबर मूव आउट किए हैं। आज बहुत सारे राज्यों में, भारत के पूर्वांचल में जो प्रॉस्पेरिटी का जो लहर जो आया है, उसका काफी श्रेय इससे आता है कि इन सारे लोगों को दूसरे राज्यों में जाकर काम करने का सुविधा मिला है, काम करने का फैसिलिटी मिला है और इनसे इनकी परिवारों में, पूरे राज्य में भी बहुत सारे फायदे आए हैं। तो उसी तरह से अगर एक देश से दूसरे देश में अगर लेबर जा सके और काम कर सके, वो सारे देशों के लिए एक बहुत बड़ा, जैसे कहते हैं, विन विन सिचुएशन बन जाता है। आपने एम्प्लॉयमेंट की बात कही, इसमें जीडीपी में, सब चीजों में, और अगर हम साथ में ये भी देखें कि लेबर को एक दूसरे से, एक देश से दूसरे देश जाने से एक बहुत बड़ा चीज जो आ जाता है वो है यूनाइटेड नेशंस के जो मानदंड है कि लेबर को किस तरह से काम में लाया जाएगा, तो ज्यादा से ज्यादा लेबर उस मानदंड के अंतर्गत आ जाएंगे। तो इस मानदंड में आने की वजह से उनका फायदा हो जाता है कि वो काम कर सकते हैं। वो कुछ देश के अंदर, किसी देश में अगर स्टैंडर्ड सही नहीं है और इसके चलते लेबर का एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, वो एक्सप्लॉयटेशन का जो दायरा है वो कम हो जाता है और बहुत सारे वर्कर्स को, उनको फिर फायदा मिल जाता है कि वो चल के दूसरे देशों में काम कर सकते हैं। हमने देखा कि पिछले जो टेक्नोलॉजी रेवोल्यूशन था उसमें भारत ने एक बहुत मजबूती से अपना यहाँ भी एस्टैब्लिश किया। भारत के अंदर पूना में, बैंगलोर में, गुड़गांव में हम देख रहे हैं कि विशाल सॉफ्टवेयर सेंटर्स बने और भारतीय भी बाहर जाकर उन्होंने बहुत अपना एक कहें कि एस्टैब्लिश किया अपने आप को। सो अब जो ये फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है और एडवांस टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है, आपको लगता है कि इसमें भी भारत चमकेगा? जी हाँ, और खासकर इसमें बहुत सारे ऐसे फायदे आ सकते हैं जो हमारे सबके लिए, जिसे कहते हैं, प्लस पॉजिटिव बनता है। इसमें लेबर स्टैंडर्ड की जो साथ साथ में लेबर एक बहुत बड़ा एनवायरमेंटल स्टैंडर्ड के लिए भी सहायक हो सकता है। देश के लिए एजुकेशनल स्टैंडर्ड, सोशल स्टैंडर्ड, साइंटिफिक स्टैंडर्ड, सारे स्टैंडर्ड्स में एक समानता आता है और इससे चूंकि भारत आज बहुत सारी चीजों में अपना पोजीशन बनाए हैं कि वही स्टैंडर्ड्स बनाने में बहुत नहीं सक्षम हुए हैं, बट उनमें कामकाज में हाथ बटाने हैं। बहुत सारे इंटरनेशनल बॉडीज में भारत के स्टैंडर्ड्स के ऊपर जो टिप्पणी है, उसी के चलते बहुत सारे कामकाज किए जाने हैं। तो कुल मिलाकर ये देश के लिए एक कहते हैं वो गुड इन्वेस्टमेंट ही नहीं, मैं कहूँगा एक बहुत बड़ा एक दिशा बदलने वाला टाइप का चीज बन जाता है, जो अंतर्राष्ट्रीय बाजार के लिए ये बहुत जरूरी है। G20 देशों के श्रम और रोजगार मंत्रियों की बैठक के संदर्भ में इस पहलू से जुड़े विभिन्न विषयों पर बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद शुभमय। थैंक यू। अभी आप सुन रहे थे G20 श्रम और रोजगार मंत्रियों की बैठक पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे आर्थिक विश्लेषक शुभमय भट्टाचार्य जी और कार्यक्रम का संचालन कर रही थीं सोनू सूद। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है airnsttalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044।